हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं एसएस, आपका दोस्त, आपका भाई मरणोत्तर काल पार्ट 3 में आप सभी का स्वागत करता हूं। और यह वीडियो मरणोत्तर काल पार्ट 3 में मरणोत्तरकालीन संस्कृति से संबंधित है, जिसमें इसके प्रशासन के बारे में देखेंगे, इसकी आर्थिक दशा के बारे में देखेंगे और इसके विभिन्न आयामों के बारे में देखेंगे। क्या कैसा जीवन और सामाजिक परिदृश्य, उसका आर्थिक जीवन, वाणिज्य व्यापार कैसा रहा था। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले पार्ट आप देख रहे होंगे, यहाँ पे प्रशासन लिखा हुआ है। तो सबसे पहले पार्ट में हम यहाँ पे प्रशासन के बारे में देखेंगे कि उस समय का प्रशासन कैसा रहा था और क्या रहा था। तो देखिए, प्रशासन के रूप में देखेंगे तो कर मुक्त भूदान प्रथा की शुरुआत इन्होंने की थी। मतलब कि इस वंश में सातवाहनों के द्वारा किए गए थे। सातवाहन वो वंश था, एक ऐसा वंश था जिसने कर मुक्त भूदान प्रथा की शुरुआत की थी। और ये जो कर मुक्त भूदान प्रथा थी, जो भूमि दान दी जाती थी, वो ब्राह्मण और बौद्ध भिक्षुओं को दान में देने से प्रारंभ हुई थी। ठीक है, और यहाँ पे संयुक्त शासन का कहने का मतलब देखो दो तरीके से। आज हम वर्तमान समय में समझ लेते हैं। वर्तमान समय में हम क्या देखते हैं कि गठबंधन सरकार बनती है, तो वैसे संयुक्त शासन, कुछ लोगों के मिलकर द्वारा शासन। तो इस संयुक्त शासन की शुरुआत मरणोत्तर काल में शक व पार्थियन के द्वारा की गई थी। मतलब शक व पार्थियन वंश ऐसा वंश था भारत में जिन्होंने मिलकर एक साथ भारतीय भूभाग पर एक निश्चित क्षेत्र पर शासन किया था। फिर इसके बाद है प्रांतों में द्वैत शासन। द्वैत शासन कहने का मतलब है कि आप जब पढ़ोगे, आप मॉडर्न हिस्ट्री में जब आप वहाँ पे द्वैत शासन पढ़ोगे, केंद्र स्तर पर भी द्वैत शासन होता है, प्रांत स्तर पर भी द्वैत शासन होता है। द्वैत शासन का मुख्य रूप से मतलब ऐसा होता है कि एक तरफ राजस्व का नियंत्रण कोई और करा, प्रशासन कोई और चला। ठीक है, तो इस तरह के द्वैत शासन की जो शुरुआत थी वो कुषाण वंश के द्वारा की गई थी। और इसके अलावा सेनानी शासन की जो स्थापना होती है, सेनानी शासन की जो शुरुआत होती है, वो यूनानियों के द्वारा की जाती है। और ये रहा मुख्य रूप से शासन से संबंधित चीज़ें। अब इसमें भवन निर्माण में जो उल्लेखनीय प्रगति हमें प्राप्त होती है, वो शक और कुषाणों के द्वारा प्राप्त होती है। भवन निर्माण में मतलब कि कला के क्षेत्र में काफ़ी इंपॉर्टेंट भूमिका ये लोग निभाते हैं। अब बात करेंगे इसके सामाजिक दशा की, और सामाजिक दशा में देखेंगे किस प्रकार का था। तो मरणोत्तर काल में सामाजिक दशा में चारों वर्णों का मुख्य उदय हो चुका था। मतलब चार वर्ण जो आपके होते हैं ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, तो उनका वर्णन उनका स्थापित रूप लगभग आ चुका था। शिल्प और वाणिज्य में काफ़ी उन्नति हुई थी। शिल्प और वाणिज्य मतलब कि व्यापार में काफ़ी उन्नति हुई थी, शिल्प और वाणिज्य में, जिससे शूद्रों को, यहाँ पे शूद्रों लिखा है, गलत है, शूद्रों को फायदा हुआ। क्यों? क्योंकि अधिकतर शूद्रों में कारीगर होते थे, और कारीगर किससे जुड़े होते हैं? शिल्प से जुड़े होते हैं। तो जाहिर सी बात है, जब शिल्प उद्योग वहाँ उठेगा तो उस क्षेत्र से निर्मित, उस क्षेत्र से जो जुड़े हुए लोग होंगे वो काफ़ी अपने आप को सक्षम बनाने में बहुत सारे अवसरों को प्राप्त करेंगे। इसी तरीके से वैश्य और शूद्रों के बीच बहुत अंतर कम हो गया था। कहने का मतलब यहाँ पे वैश्य और शूद्रों की जो सामाजिक दूरी बनी हुई थी वो कम हो गई थी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो वाणिज्य का व्यापार था शूद्र और वैश्यों के द्वारा ही मुख्य रूप से निभाया जा रहा था। तो इनको बीच वाणिज्य का जो हुआ था, वाणिज्य और शिल्प का जो आर्थिक बाजार की बाजार का जो परिदृश्य बन रहा था, उसकी वजह से इन दोनों के बीच में जो सामाजिक दूरी थी उनका अंतर कम हुआ था। अब देख लेते हैं आर्थिक दशा के बारे में कि आर्थिक दशा में कैसी थी। तो भारतीय इतिहास का स्वर्णकाल कहा जाता है। अच्छा, स्वर्णकाल क्यों कहा जाता है? दो तीन पॉइंट देख सकते हैं कि इसी काल में सबसे पहले शुद्ध सोने के सिक्के चले थे। इसी काल में सबसे ज़्यादा सोने के सिक्के चले थे। ठीक है, तो ये स्वर्णकाल कहा जाता है। ठीक है, और भूधन की अक्षय निधि प्रणाली की शुरुआत भी इसी समय पर हुई थी। और अच्छे निधि प्रणाली का कहने का मतलब है कि एक बार हमने कोई दान भूमि दे दी तो वो स्थायी रूप से अब आपकी हो गई। यहाँ पे देख लीजिए, स्थायी दान लिखा हुआ है। तो इसके अलावा मिलिंद पन्हों में 75 प्रकार के व्यवसाय बताए गए थे, जो कि मरणोत्तर काल से संबंधित है। मरणोत्तर काल में मिलिंद पन्हों नामक ग्रंथ है जिसमें 75 प्रकार के व्यवसाय बताए गए थे। अब इसका आप तुलना करके देखोगे तो मरणोत्तर पूर्व जो एक निकाय हुआ था, दीर्घ निकाय, उसमें 24 प्रकार के व्यवसाय बताए गए थे। तो आप देख लीजिए 24 और 74 75 में कितना फर्क है। लगभग 2 गुना से 3 गुना बढ़ गया। ठीक है, 3 गुना का इजाफा दिख रहा है। तो कहने का मतलब क्या, व्यापार काफ़ी अपने उत्कृष्ट चरम पे आ चुका था, काफ़ी कुछ होने लगा था। अब बात करेंगे सिक्के। सिक्के इसमें प्रमुख रूप से ये एग्जाम में भी कई बार पूछ लिया जाता है कि सिक्कों से संबंधित जानकारी करके। तो देखते हैं, तो सबसे पहले स्वर्ण सिक्के जो होते हैं हिंद यमन के द्वारा चलाए जाते हैं, और ये द्विभाषिक होते हैं। ठीक है, द्विभाषिक सिक्के यूनानियों द्वारा जो चलाए जाते हैं, और उसमें दो भाषा को होती है, वो प्राकृत होती है और दूसरी खरुष्टी होती है। ठीक है, शुद्ध सोने के सिक्के सबसे पहले कुषाण वंश के द्वारा चलवाए जाते हैं, और सर्वाधिक तांबे के सिक्के
सर्वाधिक तांबे के सिक्के भी कुषाण वंश के द्वारा चलवाए जाते हैं, ठीक है। और शीशे के सिक्के जो होते हैं वो सातवाहन वंश के द्वारा चलवाए जाते हैं, ठीक है। शीशे के जो सिक्के होते हैं सबसे पहले भारत में सातवाहन वंश के द्वारा चलवाए जाते हैं। और सोने के सिक्के को देखो निष्क कहा जाता था, स्वर्ण कहा जाता था और पल कहा जाता था, ठीक। इसी तरह चांदी के सिक्के को शतमान कहा जाता था। ये देखिए मैं हटा देता हूँ इसे, ये देखिए लिखा हुआ है चांदी के यहाँ शतमान, चांदी के आगे शतमान लिखा हुआ है, इसका मतलब है चांदी के सिक्कों को शतमान कहा जाता था, ठीक है। और तांबे के सिक्कों को काकनी कहा जाता था। अब इसके बाद देख लेते हैं कुछ प्रमुख बंदरगाह हुए थे मौर्योत्तरकालीन प्रमुख बंदरगाह। तो प्रमुख बंदरगाह में एक आता है बाल बेरिकम, ये सिंधु के मोहाना वाले क्षेत्र पर स्थापित हुआ था, ठीक है। बाल बेरिकम जो बंदरगाह सिंधु के मोहाना वाले क्षेत्र पर स्थापित हुआ था। और बैरीगंज या भड़ौच ये गुजरात में था। इसके अलावा अरिकमेडु पांडिचेरी में था। और कोरकई क्या था, पांडव की बंदरगाह राजधानी थी, मतलब क्या पांडव के लिए कोरकई बंदरगाह बहुत इंपॉर्टेंट हुआ करता था। इसी के तरह मुजरिस था जो कि चेर राज्य में पड़ता था। और सोपारा महाराष्ट्र में पड़ता था। और एक और प्रमुख बंदरगाह है जो कि ताम्रलिप्ति वो बंगाल में पड़ता था। क्वेश्चन कई बार इसके पश्चिमी भारत के पश्चिमी और पूर्वी घाट करके पूछ लिया जाता है। महाराष्ट्र हमारा पश्चिमी घाट में पड़ता है, तो पश्चिमी घाट का प्रमुख बंदरगाह सोपारा हुआ था एशियन हिस्ट्री में। और पूर्वी घाट का प्रमुख बंदरगाह ताम्रलिप्ति हुआ था, जो कि तमिलनाडु के पूर्वी भाग से आप जब ऊपर जाओगे तो बंगाली खाड़ी होते हुए ये वाला जो क्षेत्र होता है ये पूर्वी भाग कहलाता है, ठीक है। सॉरी। इसके अलावा कुछ प्रमुख साहित्य हुए थे, साहित्य देख लेते हैं कौन कौन से प्रमुख साहित्य थे और उनके रचयिता कौन थे, ठीक है। तो नाट्य शास्त्र के रचयिता भरत मुनि हैं। महाभाष्य के पाणिनि हैं जो कि अष्टाध्यायी पे एक टीका मानी जाती है, ठीक है। गाथा सप्तशती इसकी रचना हाल के द्वारा की गई थी। और हाल जो होते हैं सातवाहन वंश के शासक होते हैं और ये प्रेम गाथा थी। कामसूत्र की रचना जो होती है वात्स्यायन करते हैं सॉरी। और बुद्ध चरित्र की जो रचना होती है वो अश्वघोष के द्वारा की जाती है। स्वप्न वासदत्त भास की रचना है, ठीक है। स्वप्न वासदत्त एक रचना है जो कि किसकी है, भास की है। और ये वत्सराज वासदत्ता की प्रेम गाथा है, ठीक है। तो यहाँ प्रेम गाथा दो देख सकते हैं, एक है गाथा सप्तशती और दूसरी है स्वप्न वासदत्त। इसके अलावा वृहत कथा जो होती है वो गुढ़ान्य के द्वारा लिखी जाती है। और कातंत्र सर्ववामन के द्वारा लिखी जाती है जो कि संस्कृत व्यापार पर आधारित होती है, ठीक है। व्यापार नहीं है, व्यापार पर आधारित होती है कातर, ठीक है। उम्मीद करता हूँ जानकारी पसंद आई होगी। अगर जानकारी पसंद आई तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इसी तरीके से मैं आपको और भी बाकी सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियोज़ लाता रहूँगा। इसी के साथ धन्यवाद।